पीसीओएस एक ऐसा सिंड्रोम जो फीमेल इनफर्टिलिटी का नंबर 1 कारण है। इसे हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। WHO की डेटा के अकॉर्डिंग 116 मिलियन विमेन वर्ल्ड वाइड इस सिंड्रोम से गुजरती हैं। उनके अंदर ये कंडीशन पाई जाती है और 8 से 13% ऑफ विमेन में डायग्नोस ही नहीं हो पाता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो इस कंडीशन से सफ़र करती हैं। और आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर लेखा बिष्ट मैम हैं, जिनकी स्पेशलिटी है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट में। हेलो एवरीवन, आई एम श्रेया तिवारी एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल युवा जंक्शन, and today we will talk in detail about PCOS. Hello ma'am, welcome to our। जैसे कि आजकल टीनेज गर्ल्स में या हम एडोलेसेंस में देखते हैं कि फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, PCOS की प्रॉब्लम है। तो ऐसी क्या केमिकल इम्बैलेंसेस हैं उनकी बॉडी में जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? एक्चुअली श्रेया, ये जो PCOS है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, बेसिकली ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो पहले मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगी कि हार्मोन मतलब एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी से हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और ये जो हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही फिजियोलॉजिकल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं ग्रोथ हार्मोन है तो वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करेगा। तो सिमिलरली बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए और फर्टिलिटी के लिए भी कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और जो मेल में सिक्रीट होते हैं वो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जिसे हम एंड्रोजन्स कहते हैं। और एंड्रोजन में जो प्राइमरी हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो पीसीओएस में क्या होता है, ये जो हार्मोन है एंड्रोजन, जो हर फीमेल की बॉडी में कुछ मात्रा में बनता ही है, मगर जिन फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम है उनमें ये हार्मोन नॉर्मल से अधिक बनने लगता है, जिसकी वजह से जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन उसका इम्बैलेंस होने लगता है। तो मेजर जो ये हार्मोन है मेल और फीमेल की बॉडी में वो अलग अलग है, और उनका मेजर काम क्या होता है कि अगर मैं मेल हार्मोन्स की बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेल में जो हेयर्स हैं जैसे कि बियर्ड हो गए, चेस्ट हेयर्स हैं, उन सब के ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर मैं फीमेल हार्मोन की बात करूं ईस्ट्रोजन, तो ईस्ट्रोजन फीमेल्स में हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। ठीक है, ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद करता है। वहीं जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस की प्रिपरेशन करता है, मतलब प्रेगनेंसी के लिए एक औरत को तैयार करता है। ठीक है, तो इन दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का और फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। और यही पे इम्बैलेंस ये होता है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा सीक्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन वो कम हो जाता है और फीमेल में पीसीओएस के सिम्टम्स आने लगते हैं। ओके मैम, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं अगर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम हो किसी फीमेल को? मतलब पता कैसे करें कि हमें ये प्रॉब्लम है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक क्लासिफिकेशन है जिसके बेसिस में हम पीसीओएस को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं कि ये पीसीओएस है या नहीं। उसे कहते हैं रोटरडैम क्राइटेरिया। ठीक है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी फीमेल को मेंसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या तो बहुत कम हो रहे हैं, ठीक, या फिर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, और एबनॉर्मल तरीके से मेंसेस हो रहा है। ठीक है, कभी तो बिल्कुल कई महीनों तक नहीं हो रहा और कभी फ्लो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, या बिल्कुल ही 3-4 महीने तक मेंसेस हुए नहीं। ठीक है, तो ओवा नहीं बन रहा है मतलब, तो उसे हम कहते हैं एनओवुलेशन। ठीक है, पहला तो वो सिम्टम होना चाहिए। दूसरा ये है कि या तो क्लिनिकल टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट वगैरह है उसमें एबनॉर्मल हार्मोन्स पाए जाएं, जैसे कि एंड्रोजन जिसके बारे में बता रही थी उसका ब्लड में लेवल काफी हाई आए। ठीक है, और साथ ही साथ जो फीमेल है उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम हो जैसे कि फेशियल हेयर्स हैं, एक्ने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एलोपेशिया है जैसे कि बालों का झड़ना, बहुत पतला होना, ठीक है, ओबेसिटी, तो ऐसे सिम्टम्स अगर हैं तो दूसरा। और तीसरा ये कि अगर अल्ट्रासाउंड किया जाए और अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज हैं उसमें बहुत सारे सिस्ट हों, इसलिए इसका नाम है पॉलीसिस्टिक, मतलब बहुत ज्यादा सिस्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिस्ट नजर आ रहे हैं, तो ये तीनों क्राइटेरिया में से अगर कोई 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है तो हम उस कंडीशन को पीसीओएस डायग्नोज कर सकते हैं। मैम, जैसे इसके सिम्टम्स क्या पता चलेंगे हमें? सिम्टम्स में जो फीमेल्स हैं आमतौर पे पता है क्या, ये जैसे आजकल ये इफेक्ट कैसे करेगा मैम हमारी बॉडी को?
इफेक्ट पीसीओएस का जो नाम ही है ना, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो जब मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सिंड्रोम कहती हूँ, इसका मतलब है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड सिम्टम। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को इफेक्ट करेगा, इसीलिए ये थोड़ा सीवियर भी है। पीसीओडी और पीसीओएस से ज्यादा सीवियर पीसीओएस है। ठीक है, अब इसमें कैसे पता चलेगा? इसमें ये होगा कि जो उसके लक्षण है वो 15 से 44 इयर्स तक की, 15 टू 44 इयर्स तक की जो फीमेल्स है उनमें ये पाया जा सकता है। ठीक है, और होता क्या क्या है, औरतों में सिम्टम्स तो होते हैं लोगों में, मगर पता कब चलता है? 20 से 30 साल की उम्र में। कब? जबकि हो सकता है कि फीमेल शादी हो गई हो, अब वो प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है और लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही, तब वो अल्ट्रासाउंड के लिए जाएगी तो पता चल रहा है कि अच्छा उसे पीसीओएस है। राइट, तो लक्षण क्या क्या होंगे? लक्षण में पहला लक्षण है फेशियल हेयर्स। ठीक है, दूसरा, और फेशियल हेयर्स तो देखिए आमतौर पे हल्के पतले बाल होते हैं, बट अगर जो बाल हैं वो थोड़े थिक है, ठीक है, ऐसे फ्लैक इन द फॉर्म ऑफ अ बियर्ड, उस तरह के हैं। अपर लिप्स पर भी हैं, ठीक, चेस्ट में, बैक पर, जो कि नॉर्मली फीमेल्स में नहीं होते, तो वहां पर अगर है तो वो एक लक्षण है। दूसरा, सेकंड थिंग इज लाइक दे कैन बी हैविंग मोर प्रोन टू एक्ने, स्किन बहुत ही ऑयली है, एक्ने ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पर एक पर्टिकुलर तरह का हेयर लॉस पैटर्न नजर आता है जिसे हम कहते हैं मेल एलोपेशिया। ठीक है, या मेल बैडनेस भी कहते हैं। एलोपेशिया इज द टर्म विच वी कॉल इट एज हेयर फॉल, ज्यादा हेयर फॉल होने को एलोपेशिया कहते हैं। तो उनमें क्या होगा, जो हेयर है वो सामने से, फ्रंटल साइड से या तो फिर सेंटर से, यहाँ से जो है ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा। ठीक है, ये एक सिम्टम है। इसके अलावा फीमेल्स में ओबेसिटी देखी गई है, डिप्रेशन, फैटीग, एंजाइटी रहना, कुछ लोगों में स्लीप एपनिया होता है, मतलब रात को सो रहे हैं ठीक से, अचानक से 2-3 बजे नींद खुल जाती है, स्लीप एपनिया एक कंडीशन है, तो वो इनमें देखा गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सिंड्रोम है, यानी कि यहाँ पर हर एक सिस्टम इफेक्ट होगा और हर एक उस सिस्टम से निकलकर कुछ ना कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हम जैसा कि आपने मेंशन किया, इसमें डिप्रेशन टाइप का या मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है या मेंटल एंजाइटी होने लगती है, तो क्या इसके क्या रीजंस है? एक्चुअली यू नो, एज आई सेड कि हर एक सिस्टम इफेक्ट होता है, और वी ऑल नो लाइक नाउअडेज द गर्ल्स आर वेरी मच कॉन्शियस। मतलब मैम ये मूड स्विंग्स में ज्यादा प्रेफर करता है, मतलब ज्यादा इफेक्ट कर जाता है क्या? मेंटल हेल्थ इससे बहुत ज्यादा आजकल इफेक्ट हो रही है? नहीं, इट्स अ पॉइंट लाइक यू नो, अगर आप इसको कुछ ऐसा समझो कि वी पीपल आर, एवरीबडी इज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट आवर बॉडी इमेज, कि हम कैसे दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट द एडोलेसेंट गर्ल, जिनमें आजकल ये बहुत कॉमन है, मुझे याद है मैंने 2021 में एक रिसर्च कंडक्ट कराया था, और वो जो रिसर्च है 9th और 11th क्लास की बच्चियों पर था। ठीक है, इट वाज अ स्कूल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। तो जब मैंने वहाँ पे वो रिसर्च कंडक्ट कराया तो मेरा जो स्टडी था वो पीसीओएस ही था। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि बच्चों को पता भी है कि नहीं, राइट? एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे वर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट इट, ऑल्दो दे वर हैविंग द सिम्टम्स, बट फॉर देम, and you will not believe, Shreya, that those people were so much embarrassed, right? Why? Because they are having these hairs, you know, and they are going to the peer circle, वो जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, तो वहां पर उनको चिढ़ाया जा रहा है, तो इट्स लाइक बॉडी शेम। तो जहां तक हम बात करते हैं अपने बॉडी फिजिक की, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो उससे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्रेशन का जो मेजर रीजन है वो 2 है। एक तो ये कि जो एंड्रोजन का लेवल हाई हो गया है, उसकी वजह से बॉडी में ना इंसुलिन रेसिस्टेंस होने लगता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंट होने की वजह से एंड्रोजन का जो लेवल है उसमें इंबैलेंस की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, सेकेंडली क्या होगा, ये जो पीयर ग्रुप है, हमारा जो प्रेशर है, लोगों में हमें अच्छा दिखना है, ठीक है, तो वो चीजों को लेकर सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। एंड थर्ड सिम्टम दैट कम्स इज एंजाइटी, घबराहट महसूस होना कि मैं अब कैसे फेस करूंगी चीजों को। दूसरा जो मेंटल इश्यूज में अगर मैं देखूं और जो रिसर्चर्स की मैं बात करूं, तो देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रेन फॉग। हाँ, ठीक है, तो ब्रेन फॉग में क्या है कि आप अगर कंपैरिजन करो तो वो फीमेल्स जिनमें पीसीओएस पाया जाता है, उनमें जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, अटेंशन है, वो कंपैरेटिवली लो होती है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेन फॉग। अनदर जो मेंटल लेवल पे कंडीशन देखी जाती है, दैट वी हैव टर्म्ड इट एज बेड, उसे हम बेड कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ इट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, आपने भी कभी नोट किया होगा, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, तो 2 तरीके से हम स्ट्रेस को रिएक्ट करते हैं, या तो हम खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, या हम ओवर ईट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब वो उस तनाव में है कि मैं अपने ग्रुप में, अपने सोसाइटी में जाकर कैसे रहूं,
ठीक है, उनसे वो अलग फील करती है जब, तो उसमें स्ट्रेस होने लगता है और उस स्ट्रेस की वजह से वो बिंज ईटिंग करने लगती है, जो भी चीजें आ रही है खा रही है, ठीक है, जस्ट टू हैव दैट इमोशनल बैलेंस। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द सिम्टम दैट एक्चुअली अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। मैम जैसा कि आपने मेंशन किया एक टर्म पीसीओडी, हाँ, तो क्या पीसीओडी और पीसीओएस कुछ अलग है? हाँ हाँ, एक्चुअली यस, आई हैव सीन लाइक मेनी पीपल दे टेक इट सिनोनिमस, है ना, वो कहते हैं पीसीओएस और पीसीओडी एक ही है, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये पीसीओडी क्या है, इट्स अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो ओवरीज हैं वो एबनॉर्मल सिस्ट बनाने लगती है। मैं थोड़ा सिस्ट को बताने चाहूंगी, मतलब सिस्ट आप ऐसा समझ लो कि कुछ ग्रोथ है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ओके, ठीक है। तो ओवरी के ऊपर इस तरह के बहुत सारे ग्रोथ हो जाती हैं, और वो ग्रोथ क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा, ओवरीज का रोल है कि वो एग बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में क्या होता है कि बहुत सारे इमेच्योर एग बनाती है ओवरी। वैसे तो मंथ में 1-2 मैच्योर एग बनते हैं, राइट, मगर उसमें क्या होगा, बहुत सारे इमेच्योर एग बनते हैं और उसके अंदर फ्लूइड भरने लग जाता है, उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, राइट। मगर जब मैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बात करती हूँ, इसका मतलब है कि इसमें सिस्ट तो बन ही रहे हैं ओवरी में, मगर इसके साथ साथ बॉडी के दूसरे सिस्टम भी इफेक्ट होते हैं और बहुत सारे सिम्टम आने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ। तो वो जो सारे सिम्टम शरीर में आएंगे वो आएगा पीसीओएस कैटेगरी में, ठीक है। मगर सिर्फ अगर सिस्ट बन रहे हैं तो वो आता है पीसीओडी कैटेगरी जी। क्योंकि मैम मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी ऐसे एक बात हो रही थी, तो उसने भी मेंशन किया था कि अरे मेरे को तो पीसीओएस है, मेरे को पीसीओडी है, मतलब दोनों शी वाज मेकिंग इट कि एक ही है, सिनोनिम्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल डू। और मेनी अ टाइम्स मैंने एक बार उससे बात करी, तो उसने मेरे को ये बताया कि उसे पीसीओएस है। ओके, आई वॉज रियली वरीड कि उसको पीसीओएस की कंडीशन है, बट मैंने पूछा मतलब उसके टर्म्स में कि पीसीओएस होता क्या है, तो उसने मेरे को ये बताया कि मेरे को जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें ना इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, तो मेरे को पीसीओएस है, मतलब मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो मेरे को पीसीओएस है। लोग ये बहुत वो कर देते हैं, गलतफहमी बना रखी है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं या पीरियड्स आने के पहले जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो पीसीओएस है। नो, एक्चुअली पीरियड्स आने से पहले जो ये सिम्टम होने लगते हैं ना, मूड स्विंग्स वगैरह का, हल्का सा लोअर एब्डोमेन में पेन वगैरह, these things they come under PMS, that are pre-menstrual syndrome, है ना। हाँ, PMS है वो, मेंसेस के 3-4 दिन पहले से, किसी किसी को 5 दिन पहले से ऐसे लक्षण दिखने के लिए मिलते हैं। वो पीसीओडी या पीसीओएस नहीं है। तो पीसीओएस के सिम्टम स्पेसिफिक है जो मैंने आपको बताया, जिसमें से मैं जो रोटरडैम क्लासिक क्राइटेरिया बता रही हूँ वो 3 इंपॉर्टेंट है। उन तीनों में से कोई 2 है तो डेफिनेटली उसको फर्दर चेकअप के लिए जाना चाहिए। जी मैम, ये जैसे आप एक एबनॉर्मल पीरियड्स होते हैं, जैसे हमने मेंशन किया एक उसमें कि एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एबनॉर्मल पीरियड, तो हम कब कह सकते हैं कि अब हमारे पीरियड्स एबनॉर्मल है? तो डेफिनेटली एबनॉर्मल के लिए तो पहले ये पता हो कि नॉर्मल क्या है, राइट। तो द थिंग इज वी आर अवेयर लाइक कि एवरी मंथ हर 28 डेज में, ठीक है, पीरियड शुरू होते हैं, ठीक है। एवरेज है 28 डेज, ठीक है, प्लस माइनस वेरीज, बट एवरेज आफ्टर 28 डेज होने चाहिए। बट जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं वो ये है कि इट मे वेरी फ्रॉम 21 डे टू 35 डे, ठीक है। दैट मीन्स लाइक इफ अ फीमेल इज हैविंग द पीरियड इन 21 डे, आफ्टर 21 डे और 22 डे, इट्स ओके, right? And if it's happening after 35 days or 36 days, that is also is normal. इसमें कोई abnormality नहीं है. But the point is, जब वो period हो रहा है, the period should be of a minimum of 5 days. इनिशियली क्या होता है, दैट फर्स्ट 2 days और 3 days फ्लो काफी हैवी रहता है, ठीक है. आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट कम से कम 3-4 से 5 दिन का पीरियड होता है. अब इसमें डिपेंड करता है कि फ्लो ज्यादा है या कम है, वो लड़कियां कैसे पहचाने. एक दिन में if for one day if she is using a pad of 3 to 4, that is normal, right? But in every 2 hours if she has to change the pad, that will come under the category of heavy flow. ठीक है. So that heavy flow can also be one of the symptom, as I discussed, right? और a reduced flow, बिल्कुल ही नहीं हो रहा, 21 days 28 days बाद भी नहीं हो रहा, ठीक है. And after 35 days उसके बाद भी पीरियड नहीं हो रहे हैं, 2-2 महीने के गैप में हो रहे हैं, तो वो इरेगुलर है. प्लस बहुत जल्दी हो रहे हैं, मतलब अभी 10 days हुआ था और 10 days के बाद फिर से पीरियड्स हो गए, तो दिस विल कम अंडर इरेगुलर पीरियड्स. ओके मैम, बहुत सारे लोगों को इससे क्लैरिटी मिल गई होगी एबनॉर्मल पीरियड्स के बारे में. क्या रीजंस है, क्या हमारी लाइफस्टाइल इसका रिस्पॉन्सिबल है, या किस वजह से हो रहे हैं ये पीसीओएस की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा मात्रा में लोगों को?
Actually, PCOS is something that runs in the family. The major thing. Most of the cases there is a family history, right? If the mother was having PCOS or if the elder sister is having PCOS, so definitely the younger sibling has risk of getting the same condition. Second thing is the weight gain, obesity. अब obesity का क्या link है कि when a person is obese, right, what happens is they develop an insulin resistance. Many of our viewers might be knowing that insulin is something which is related to diabetes, right? So when a person develops insulin resistance, there is a tendency that the person will be suffering from diabetes mellitus. And this insulin resistance का मतलब ये है कि जब हम हायर मात्रा में ग्लूकोज ले रहे हैं तो हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है ताकि ग्लूकोज जो है सेल्स तक चला जाए. बट यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी तो इंसुलिन सिक्रीट कर रही है बट वो इंसुलिन को हमारे सेल्स रिएक्ट नहीं कर रहे, रेस्पॉन्स नहीं कर रहे. तो जो ब्लड में इंसुलिन की मात्रा काफी बढ़ती जाती है. ठीक है, वो रेसिस्ट करते हैं कि नहीं एक्चुअली इंसुलिन की जरूरत है बट वो लेना नहीं चाह रहे. तो जितना इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ना उसकी वजह से जो एंड्रोजन का सिक्रीशन है वो ज्यादा हो जाता है. ठीक है, तो जो मेजर फैक्टर है इसके पीछे वो ओबेसिटी है और दूसरा इंसुलिन की रेसिस्टेंस. मैम तो क्या केवल ये ओबीज वुमेन में ही पाया जाएगा कि क्या लीन वुमेन जो है उनको ये कंडीशन नहीं हो सकती? या एक्चुअली देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज लीन पीसीओएस आल्सो, राइट? ऐसा नहीं है कि इट विल बी सीन ओनली इन ओबीज बट या द रिस्क of this PCOS is quite higher in obese. If I say like 100% में से बात करें तो definitely 80% of the female are those females who have obese and actually who have gained the weight around the abdominal area because that is a much interpretation of diabetes mellitus. ठीक है, तो उनमें ज्यादा देखा गया है. ओके मैम, जैसे कि मैं एक सोनम कपूर का एक इंटरव्यू देख रही थी तो पीसीओएस क्योंकि उन्होंने सफर किया है पीसीओएस से, she was suffering from it, तो उन्होंने बताया कि योगा और मेडिटेशन से भी इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं. तो ये कितना स्पिरिचुअल वे से हम कितना इस पे काम कर सकते हैं? एक्चुअली मेरा तो ये कहना है कि सबसे पहले rather than rushing for the medical treatment, first of all we should opt for these all techniques. You know, the major best way will be to do some modification in lifestyle, right? जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम है तो this majorly occur because of some stress. So if you control the stress by practicing yoga, meditation, going into spirituality and all, right? So when you control the stress, ultimately what will happen? The other hormonal imbalance could also be controlled. ठीक है, तो जिसकी वजह से जो symptoms हैं इसके ये कम होने लगेंगे. मैं एक चीज को बहुत से लोग शायद नहीं जानते, पीसीओएस को हम क्योर नहीं कर सकते. ठीक है, वी कैन ओनली रिड्यूस द सिम्टम्स. हम जो से सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं ना बहुत सारे, हम उन सिम्टम्स को कुछ लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा. मतलब पीसीओएस की कंडीशन कभी ठीक नहीं हो सकती, हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल इट क्योंकि मेजर सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के, तो हमें ट्रीटमेंट हर एक सिम्टम्स के लिए लेना पड़ेगा. ओके मैम, जैसे किन लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं पीसीओएस डेवलप हो जाने के, किन कंडीशंस में? जैसे हम अभी आपने मेंशन किया कि लोगों में लाइफस्टाइल से रिलेटेड होता है ये, तो लाइफस्टाइल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे पीसीओएस डेवलप हो सकता है? द मेजर थिंग इज द टाइप ऑफ फूड हैबिट्स. ठीक, and there are certain type of food which we say that they are having a high glycemic index. High glycemic index if I talk about, that means आपने वो खाना खाया एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली कुछ ही घंटों में आपका ग्लूकोज लेवल जो है बिल्कुल शूट करेगा, तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है. तो उस तरह का जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, और जो प्रोटीन इंटेक कम ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब ज्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, ठीक है, देन दे आर हैविंग अ गुड इंटेक ऑफ शुगर, मीठा ज्यादा खाना. अदर देन दैट people those who are having a sedentary lifestyle. Sedentary is like like you are sitting working back, and you are having most of the time sitting and lying down. So basically you have to focus much on the exercise, right? At least 30 to 45 minutes of any exercise, whether it is yoga, whether it is pranayama, whatever it is, ठीक है, that will work. But the people those who are not having this or having a lifestyle, not healthy lifestyle, so it is seen among them. Then I have already discussed that the family history works a lot. So in them also the risk will be higher. मैम जैसे अगर हम बात करें आज से 10 से 20 साल पहले की, तो ये कंडीशंस बहुत कम देखी जाती थी फीमेल्स में. अगर हम दादी नानी वगैरह की बात करें या अगर अपने मदर वगैरह की भी बात करें तो इतना कॉमन नहीं था पीसीओएस. तो
अब ये आपकी जनरेशन में क्या अर्बन एरिया या रूरल एरिया जैसे गांव वाले एरिया हैं, क्या वहां पे ये कंडीशंस कम है या यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा कुछ? What I personally feel is like if I remember my time, so that was a time like you we were not having any maid in our house, right? So whatever household chores were there, that I was doing, and along with my sister, my mother, and other than the thing was like we were not having mobiles, to be very frank. And if we are not having mobiles, so we used to, I was a kho player and volleyball player and all. So अब शाम को आए and पढ़ने के बाद then we have to do our homework and everything, and उसके बाद तो we like so 5 to 7 तो हमारा खेलने का ही टाइम होता था, तो we were very much active, and secondly, there was not all this type of junks available. As nowadays, like there are instant delivery at home. If you have that craving, so ultimately it will get delivered at your home, at your doorstep. But that was not the thing that time. So what I feel is, there is like a kind of comparison can be there on the type of the lifestyle which was adopted during that time and what the kids are adopting nowadays. They are having lot of pressure over them to get good marks, good score. So most of the time, either they are studying. If they are studying also, either it can be through paper pen, or it will be through the phone, or it will be through the tablet. So they will sit, they will watch it कि क्या बता रहे हैं, YouTube में क्या बता रहे हैं and all. तो maximum time बच्चे का उसमें जा रहा है. उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बच भी जाता है, तो वो डेफिनेटली सोशल मीडिया एंड ऑल में आजकल के बच्चे काफी एक्टिव है. मैम, क्या इसका कोई नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ PCOS, तो क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है? परमानेंट सोल्यूशन श्रेया, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वी डोंट हैव अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ इट. इट्स नॉट लाइक दैट यू विल बी कंप्लीटली क्योर ऑफ इट, राइट? सो व्हाट विल हैपन, मान लीजिए इफ देयर इज द इशू ऑफ एक्ने एंड द हेयर लॉस एंड एक्सेसिव हेयर, so for that we prescribe androgen blockers, a specific group of drugs, okay, for regulating the menstrual cycle and all. There are birth birth control pill, they have the action for regulating the menstrual cycle also, so we prescribe that, right? In case of insulin resistant, if the client developed diabetes mellitus, so in that case we prescribe them with the anti-diabetic drugs and all. So for each and every symptom there will be a separate therapy which will be given, right? Then there are progesterone treatment also, which are also effective for this condition. So as such, there is not a single tablet, because I told you that there will be many symptoms. It's a collection of symptoms. So for all those symptoms, there will be different category of drugs that the client has to take. But my personal advice is, especially for those girls who are in the adolescent age, okay, they should not rush to any medical advice until and unless it is needed, right? Simply that they have the cyst, that doesn't mean that they have developed PCOS. आजकल काफी हवा हो गया है कि हाँ सिस्ट है, बट हर एक सिस्ट PCOS नहीं होता, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है ना, इसको शुरू करना है. भले अगर लीन PCOS भी है, तो अगर आप पतले हो, इसका ये मतलब नहीं है दैट यू डोंट नीड एक्सरसाइज, राइट? तो आपको एक्सरसाइज की तरफ तब भी जाना है. तो बेटर है कि आप जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उससे शुरुआत करिए, योगा प्राणायाम वगैरह से शुरुआत कीजिए. उसके बाद आप देखिए कि अगर सिम्टम वर्सन हो रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर अ मेडिकल एडवाइस. तो ये एक मिथ भी है लोगों में कि अगर आपके पास आपको PCOS हो गया है तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे. No, it's not at all like that. I have met many of the clients who were having PCOS, but now they have conceived. There are specific treatment, even surgical management for it, जिसको करवाने के बाद कंसेप्शन हो सकता है. मान लीजिए किसी 1% में अगर कोई कंसीव नहीं कर पाता, तो we have other treatment option, like we have IVF and all, in vitro fertilization and all. So conception can occur through that also. Okay, right? And ultimately ovary is responsible to produce the egg. ठीक है? तो अगर वो एग प्रोड्यूस कर रही है, तो एग को हम बाहर निकालकर लैब में स्पर्म के साथ फ्यूज करवा सकते हैं और फीमेल की बॉडी में सीधा जायगोट को प्लेस कर सकते हैं, जिसे हम IVF कहते हैं. तो दैट इज आल्सो अ लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जिससे कि वो कंसीव कर सकती है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू मैम. सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट रिलेटेड टू PCOS. मुझे लगता है इससे बहुत सारे मिथ्स जो है वो ब्रेक डाउन हुए होंगे लोगों में, और आई विश कि ये सेशन हमारा हेल्प करे फीमेल्स को फॉर बेटर फर्टिलिटी. थैंक यू सो मच.